मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो लेते ही एक खौफ सा मंजर बन जाता है। कुछ लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं तो कुछ लोग अपराध जगत का बेताज बादशाह। किसी ने जिंदगी की दुआ मांगी तो किसी ने मौत की दी बद्दुआ। कहते हैं कि गरीबों के लिए रॉबिन हुड थे तो सियासत और गुंडों के लिए माफिया। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम सुबहानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छत के लिए राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत कद-काठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मनबड़ थे। वह जो कहे वही हो उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने गाजीपुर से किया। लोग बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मकरू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे जिनकी अदावत ठाकुर माफियों से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती थीं। साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली बनना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्तार जी का तकिया कलाम बना हनुमान गेयर। किसी भी तरह का काम हो, अगर मुख्तार जी को पसंद आ गया तो वह कहते रहे कि हनुमान गेयर लगावत है, यानी हनुमान गेयर लगा रहा हूँ। अभी भी कहते हैं कि हनुमान गेयर लगाना पड़ेगा। हनुमान गेयर यानी साम दाम दंड भेद से यह काम करना है। दूसरा गुट अपने आप को यही बताता है कि अरे वहाँ तो हनुमान गेयर लगा है। 80-90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस जिले को पार करके चला करती थी, जैसे बनारस गाजीपुर गोरखपुर, बलिया गाजीपुर बनारसपुर। लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वह गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला ले। इन सारे रूटों पर माफियाओं का कब्जा था जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इससे जनता को भी फायदा था, जिससे जनता का समर्थन मिलता था क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब चलेगी, कहाँ कब कब रुकेगी, यह सब तय था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की बात करते थे। उस समय सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता था कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद को यह नागवार गुजरा। कहा जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार का आया लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद की कहानी बड़ी हो गई। एक एक कर ऐसी कहानियां जुड़ती गई और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते गए। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा, ब्रजेश सिंह। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे।
उस इलाके में खास दोस्त को संगी कहते हैं। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता बीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार के दुश्मन मानने लगे। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाते जा रहे थे। उधर ब्रजेश बदले की आग में जल रहे थे। आजमगढ़ के तरैया में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वह ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ली। बताया जाता है कि साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। साधु अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने हॉस्पिटल आए थे। पुलिस कस्टडी में ही उन्हें मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उनके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में कुल 21 लोग घायल हुए थे। मुख्तार का परिवार कम्युनिटी पार्टी से जुड़ा था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दखल रखते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद। कांग्रेस के दौर में भाई को चुनाव जिताने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना गया। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोर मारने लगी। मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने में लग गए। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी प्रमुखता से होता था, लेकिन बिजली की समस्या थी। मुख्तार ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर देखने लगा। लोगों को लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकते हैं। फाटक पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतरने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बाहुल है और मुख्तार के लिए वरदान साबित हुआ। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से 2017 तक वे लगातार यहां से चुने जाते हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती तो लोग अंदाजा लगा लेते कि मुख्तार शहर में है। कहा जाता है कि लखनऊ से निकलने से पहले ही वहां बिजली विभाग के अधिकारियों से यह मुकर्रर करा लेते कि बिजली नहीं करना चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता है। झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार न हो, किसी की बेटी की शादी की पैसों की वजह से न हो रही हो, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, पीएचसी पर डॉक्टर न आ रहा हो, कोई सड़क न बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हों, किसी दफ्तर में किसी का काम न हो रहा हो, तो लोग फाटक पहुँचते। मोहम्मदाबाद के ही एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के कारीदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते। फैसला फाटक पर होता और वहीं से फरमान जारी होते थे। समझाया प्यार से ही जाता, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि न मानने वाले का नतीजा क्या होगा। मुख्तार को एसयूवी का शौक रहा। उनके एसयूवी के बेड़े में कई गाड़ियां होती थी। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 ही हुआ करता था। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि मुख्तार किस गाड़ी में बैठे हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था। मुख्तार और उनके लोगों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार की गाड़ी या उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर बनना आसान नहीं था। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट हो। गाजीपुर बनारस इलाके से जुड़े पुराने पत्रकार बताते हैं कि 1995-96 में श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ रहा था। बहन से छेड़खानी करने वालों की हत्या कर वह बैंकॉक भागा, फिर लौटा तो गैंगस्टर बनकर। उसकी उम्र कोई 22-24 साल रही होगी। उसे बिहार के माफिया सूरजभान की सरपरस्ती मिल गई। इसके बाद वह ठेके, पट्टे, रंगदारी, फिरौती, हत्या की सुपारी जैसे कामों में लग गया। वह मान बैठा था कि अगर तेजी से नाम कमाना है तो बड़े बरगदों को गिराना होगा। उसने हरिशंकर तिवारी को धमकी दे दी, जो बड़े नाम के साथ विधायक भी थे। कहा जाता है कि तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के मामा को साथ लेकर घूमने लगे ताकि वह गोली न चला सके। तिवारी की पुरानी अदावत वीरेंद्र प्रताप शाही से थी,
दोनों के बीच खूनी गैंग में पूर्वांचल कई बार थर्राया, कई लाशें गिरी, लेकिन 90 के आखिरी दशक में दोनों को अस्थायित्व मिल गया। राजनीति में सक्रिय होने के बाद अब उस तरह की अंधेरगर्दी भी हो नहीं सकती। हरिशंकर तिवारी तो बच गए, लेकिन वीरेंद्र शाही, ब्रज बिहारी प्रसाद की उसने हत्या कर दी। उसका अंदाजा देखकर बड़े से बड़े माफिया डर गए। बताया जाता है कि लखनऊ में एक बार मुख्तार का काफिला निकला, लेकिन कुछ दूर जाते ही श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्तार के ड्राइवर ने पहचान लिया। इसके बाद से गाड़ियां वहां से निकली और सीधे फाटक पर आकर रुकी। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक तूफान से पहले की शांति बनी रही। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसरी चट्टी में ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार के टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावरों में से एक मनोज राय वहीं ढेर हो गया। बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस का रहने वाला था और गायकी में उभर रहा था। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह मामला अभी चल रहा है। कहा जाता है कि इस वाकये के बाद ही ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और फिर मुंबई पहुंचा। वहां सुभाष ठाकुर और इसके बाद दाऊद से मिला। दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए जे हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश सिंह को 2008 में ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद गैंगवार होना तय था। उधर गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था, कृष्णानंद राय। ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करना चाहते थे। उसे एक चेहरे की जरूरत थी, जिसकी कमी कृष्णानंद राय ने पूरी की। ब्रजेश को यह यकीन था कि अगर मुख्तार को कमजोर करना है तो उनकी राजनीति खत्म करनी होगी। मुस्लिम बाहुल मऊ में यह संभव नहीं था, जहां से मुख्तार जीतते थे, लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे उनके भाई अफजाल को घेरना आसान था, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% ही थी। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी विधायक चुने गए। 2002 में मुख्तार मऊ से विधायक चुन लिए गए। उन्होंने खुद पर हुए हमले से सहानुभूति बटोरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तब मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग करने का जमाना नहीं था। वह छोटी मोटी सभाओं में कहा करते कि भूमिहारों और श्रवणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा परिवार तो इन्हीं के बल पर हमेशा चुनाव जीतता रहा है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मेरी दुश्मनी किससे है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उधर कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे। उन्हें ब्रजेश का बैकअप था। उधर आरोप लगा कि मुख्तार सेना के एक भगोड़े से LMG खरीदने में जुगाड़ में लगे हुए हैं। उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान राइफल से नहीं भेजी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र सिंह ने केस तो दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। अब योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन नौकरी की अवस्था वह पार कर चुके हैं, इसलिए बहाली पर विचार नहीं हो पाया। 2002 में विधायक चुने जाने के बाद कृष्णानंद राय की पब्लिक डीलिंग बढ़ गई थी। कहीं न कहीं उन्हें यह लगने लगा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पर हमला करना आसान नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने के आरोप लगे थे। भरत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। कुछ फुटेज में दावा किया गया था कि मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि वह लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुने गए थे, पर सपा सरकार का बदहस्त हासिल था। राज्यपाल राजेश्वर राय के मऊ दौरे के बाद मुख्तार पर शिकंजा कसा गया। मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को समर्पण कर दिया और गाजीपुर जेल चले गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद और लापरवाह हो गए। गाहे बगाहे वह बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते थे। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीन इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान गाड़ी में चले गए।
इसकी मुखबिरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वह अपने गांव गोड़ऊ लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर को 67 गोलियां निकाली गई। यह सामान्य हत्या नहीं थी, यह बताने के लिए यह थी कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटिया काट ली हैं। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा। बसें फूकी गईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कदावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2005 में मुख्तार ने गाजीपुर जेल को ठिकाना बना लिया। अब जो दरबार कभी फाटक पर लगता था वह गाजीपुर जेल में लगने लगा। ऐशो आराम के सारे इंतजाम वही तैयार कर लिए गए। यूपी के DGP रहे ब्रिजलाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मुख्तार ताजी मछली खा सके इसलिए जेल परिसर में तालाब खुदवा दिया गया। एक डिप्टी SP अखबार लेकर जाते थे। एक दरोगा मुख्तार के प्रेस किए हुए कपड़े पहुंचाने का काम करते थे। निशानेबाजी का शौक इतना था कि जेल में गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल कहते हैं कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के लोगों में एक खास अंतर यह भी है कि इस गैंग के लोग निशानेबाजी में पारंगत हैं। पहले कई ऐसी हत्याएं हुई हैं जिनमें केवल एक गोली का इस्तेमाल हुआ है और टारगेट खत्म हो गया है। वहीं ब्रजेश सिंह एंड गैंग का नाम जहां भी आता है वहां बस्टर फायरिंग हुई, यानी मैगजीन खाली कर दी। मुख्तार के लिए काम करने वाले लोगों का भरोसा राइफल पर रहा है। वहीं ब्रजेश सिंह पर जो पहला आरोप हत्या का लगा था उसमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। 2009 तक राजनीतिक हालात बदले। सूबे की कमान मायावती के हाथ में थी। गाजीपुर जेल में STF ने छापा मारा तो मुख्तार की सेल में फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई सामान मिले। इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया गया। इसके बाद परिस्थितियां बदली तो उन्हें लखनऊ, उन्नाव होते हुए 2018 में बांदा जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि मुख्तार को जेल से कभी गुरेज नहीं रहा। एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी। तिहाड़ में उनकी मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई, जिन्हें बाबा कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि वहां से उन्हें नया दर्शन मिला। केवल बाहुबल से कुछ नहीं होगा, सत्ता की हनक साथ होनी चाहिए, वरना एक हवलदार भी जिस दिन अपनी आप पर आ जाएगा तो फाटक के दरवाजे पर नोटिस चिपका कर जाएगा। जिले में नए साथी मिलते हैं जो जरूरत पड़ने पर काम आते हैं। जरायम से जुड़े लोगों की जिंदगी जुदा होती है, जो जवान के लिए जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। मुख्तार को तिहाड़ से यह ज्ञान भी मिला कि जब दबाव ज़्यादा हो तो जेल सबसे मुफीद जगह है, बशर्ते अपनी शर्तों पर रहने की आज़ादी मिले। इसीलिए मुख्तार ने कभी जेल से परहेज नहीं किया। गाजीपुर जेल तो उनके घर जैसी थी। बाकी जिन जेलों में रहे वहाँ उनके पहुँचने के पहले कारिंदे पहुँच गए। जेल के आसपास के इलाके में ये लोग ठिकाना बना लेते हैं, किराए पर घर ले लेते हैं। आना जाना और मिलना जुलना जारी रहता है। धंधे की सारी खबरें समय समय पर मुख्तार को मिलती रहती है। हालांकि उन्हें जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान मारने की साजिश भी हुई। बिहार के एक गुंडे लंबू शर्मा को 6 करोड़ में इस काम की सुपारी दी गई। बम बनाने में माहिर लंबू को 50 लाख रुपए पहले मिलने थे। इसके लिए वह बिहार की जेल से भाग निकले थे। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को बम से उड़ाने का प्लान था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया। 2013-14 से प्रदेश की फिजा बदलने लगी थी। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे थे। कई वाकये ऐसे सामने आए कि 2 मर्डर करके कोई जेल चला गया और आया तो ठेले वालों तक से रंगदारी मारने लगा। जनता त्रस्त हो चुकी थी। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी। ऐसे में 2017 में जनता ने पूरी तरह सत्ता पलट दी। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने कई बड़े एक्शन लिए। अपराधियों के जाल को तोड़ना सरकार का एजेंडा बन गया।
2018 में कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी और मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से मुख्तार को यूपी की जेल असुरक्षित लगने लगी। इसी दौरान पंजाब के एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि मुख्तार के आदमी ने उससे रंगदारी मांगी है। यह मामला सही है या बनाया गया है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया। इधर कई मामलों में यूपी की अदालतों में मुख्तार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कन्नी काटते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार को यूपी की जेल में जाना होगा। इसके बाद उन्हें बांदा की जेल में लाया गया। मुख्तार विधायक तो लगातार चुने जाते रहे, लेकिन सांसद बनने की इच्छा अधूरी ही रह गई। 2009 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। बनारस की सीट बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी। पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने बनारस का उम्मीदवार बना दिया। दूसरी ओर बीजेपी से खाई मायावती ने मुख्तार अंसारी को बीएसपी का टिकट दे दिया। मुख्तार तब आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने वहीं से पर्चा दाखिला किया। बनारस की लड़ाई रोचक हो गई। मुकाबला जोशी बनाम अंसारी हो गया। भीषण गर्मी में ओट पड़ रहे थे, लेकिन मुस्लिम इलाका में अलग जोश था। कहा जाता है कि दोपहर में हल्ला हुआ कि मुख्तार जीत रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए। लोगों को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाया। मुरली मनोहर जोशी मात्र 17,000 वोट से मुख्तार को हरा पाए। हालात फिर बदले और मुख्तार को बीएसपी से निकाल दिया गया। इसके बाद अफजाल, मुख्तार और सिगबतुल्ला तीनों भाइयों ने मिलकर कौमी एकता दल नाम की पार्टी बनाई। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और मुख्तार को मऊ सदर से टिकट मिल गया। मुख्तार फिर विधायक बन गए। मुख्तार पर कुल 45 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें 7 मामले गाजीपुर मऊ की कोर्ट में विचाराधीन हैं। 3 मामलों में वह निर्दोष पाए गए हैं। कृष्णानंद की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। फिलहाल 3 मामले लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। एक मामला लखनऊ की जिला अदालत में चल रहा है। गाजीपुर में एक चार्जशीट फाइल हो चुकी है। एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। बाकी मामलों में जांच जारी है। अधिकतर मामले में गवाही नहीं हुई पहुंची, या तो गवाह की हत्या कर दी गई, लेकिन एक मामला है जिसमें माना जाता है कि गवाही पूरी होगी। बनारस से विधायक रहे और मोदी के खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ चुके अजय राय के भाई अवधेश राय की बनारस में हत्या कर दी गई। मुख्तार इसमें आरोपी थे। गाजीपुर की राजनीति में अंसारी परिवार ने जो हैसियत आज़ादी के पहले से ही हासिल की, वह बहुत कम लोगों के खाते में है। अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार के नाना उस्मान अंसारी ब्रिगेडियर थे और 1947 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई और शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। मुख्तार के भाई अफजाल 1986 से लेकर 1996 तक लगातार विधायक रहे। उनके दूसरे भाई सिगबतुल्ला भी 2012 से 2017 तक विधायक रहे। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास और अमर। मुख्तार की तरह अब्बास को भी निशानेबाजी का शौक है। वह शॉटगन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। दूसरे भाई उमर ने विदेश में पढ़ाई की। 2017 के चुनाव में उन्होंने मऊ में अपने पिता के लिए प्रचार की कमान संभाली थी, क्योंकि अब्बास घोसी विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वे 7,000 वोटों से हार गए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी 2 बार चर्चा में आई। पहली बार जब मुख्तार के साथ ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा, क्योंकि बाद में लखनऊ पीजीआई के डॉक्टर ने कहा था कि दोनों को कोई समस्या नहीं थी। दूसरी बार जब उन्होंने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से अपने पति की जान को खतरा बताया था। मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हराने वाले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने बीबीसी से कहा था कि आज हम लोगों की पहचान मुख्तार से होती है। लोग कहते हैं कि ये मुख्तार के भाई हैं। मुख्तार कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गए हैं। वह दावा करते हैं कि कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो जेल में रहते हुए 3 चुनाव जीता हो। मुख्तार पर मुकदमे राजनीति से प्रेरित होकर थोपे गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार पर अब तक 100 केस के ऊपर लग चुके हैं, जिनमें से मुख्तार अंसारी पर 65 केस में से 8 केस में सजा सुनाई गई है। पत्नी अफसा अंसारी पर 11 केस हैं, जिसमें वो फरार चल रही हैं।
बड़े बेटे अब्बास पर 7 केस हैं जिसमें वो जेल में बंद हैं। छोटा बेटा उमर पर 6 केस हैं जिसमें वो बाहर हैं। बहू निखत भी जमानत पर ही है। भाई अफजाल पर 7 केस हैं जो जमानत पर अभी बाहर हैं। मुख्तार अंसारी भारत में कोई पहले बाहुबली नहीं थे और ना ही आखिरी बाहुबली होंगे। जब तक सियासत जिंदा रहेगी बाहुबली आएंगे, क्योंकि सियासत ही बाहुबली को जन्म देती है। भारत में बाहुबलियों का एक बड़ा इतिहास रहा है और बाहुबलियों के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं रहा। बाहुबली बनना इनकी मजबूरी थी, पर इन बाहुबलियों ने नफरत को नहीं चुनने की ताकत दिखाई। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, हरिशंकर तिवारी, हनुमान पांडे, हेमेंद्र मंडल जैसे सैकड़ों नामों के फेरिस्त हैं जिन्होंने सारे क्राइम किए पर कभी नफरत दंगा नहीं किया। भारत के बाहुबलियों के घर की चौखट से कभी कोई खाली हाथ गया हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं। फरियादी का मजहब नहीं, उसकी ज़रूरतों के आगे रखा गया। भारत में बाहुबलियों ने 1990 या बाबरी की शहादत के बाद से नफरत का इस्तेमाल किया। दाऊद इब्राहिम हो या छोटा राजन हो, ऐसे लोग बाहुबली नहीं आतंकी माने गए, शब्दावली ही बदल गई। पर मुख्तार अंसारी पुरानी रवायत वाले बाहुबली थे। अपराध कम नहीं थे, पर उनके अपराध में वो राजनीतिक नेता भी शामिल थे जो खुद को ईमानदार कहते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी कभी भी इन नेताओं के नफरतों खेलों में शामिल नहीं थे। ये बड़ा फर्क है। मुख्तार अंसारी के साथ कौन थे? मुन्ना बजरंगी, सुनील महेश्वरी, हनुमान पांडे और न जाने कितने लोग जिन्हें हम गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं। हर अपराधी का आखिरी दौर बुरा होता है, पर जब दौर बुरा हो तो हर इंसान अपराधी बन जाता है। आज हम नफरत के व्यापारी हैं तो हम भी अपराधी हैं। मुख्तार अंसारी की तस्वीर में ना ही वो पूरा सलाम कर रहे हैं और ना ही पूरा प्रणाम कर रहे हैं। ये उनकी एक अदा थी जिसमें वो जनता को बता रहे हैं कि आप मेरे मालिक हो। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल था। मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ साथियों, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो साथियों कौन जालिम है। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। आप किसी माँ बहन की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आपका ये बेटा उस गरीब का आंसू पोंछने का काम करता है। अगर यही जुर्म है, यही गुनाह है, मुख्तार अंसारी इस गुनाह पे नाश करता है और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम हो। हमारा हमसे नहीं शुरू है राजनीति का सफर। देश गुलाम था जब किसी परिवार में राजनीति का सफर नहीं था। हमारे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब पंडित मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। अच्छा। आप उनके कद का अंदाजा ये लगा लीजिए। और हमारे परदादा फरीदुल हक अंसारी पंडित नेहरू के क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे और एक ही साथ बार एट लॉ की डिग्री लेकर के लंदन से वापस आए और एक ही दिन अरेस्ट हुए और फिरोजपुर की जेल में रखे गए। तो जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हैं, कुर्बानियां दी हैं, देश की सीमाओं पे बलिदान दिया। हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे। जब 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ तब मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कीजिए, हम आपको पाकिस्तान की आर्मी का सेना अध्यक्ष बनाएंगे। उन्होंने ठुकरा दिया, ना, मुल्क हमारा ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरना पसंद करेंगे। आपको पता है कि 47 में ही कश्मीर पर हमला हो गया और पहली भारतीय सेना जो कश्मीर बचाने के लिए भेजी गई, उस सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर उस्मान ने किया था, जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए उस युद्ध में नौशेरा घाटी को फिर से जीता। यही खत्म होता है मसीहा से माफिया बनने तक का सफर। किसी ने कहा है मर के भी ना मरते हैं हम, जहां बदलते हैं ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। फकत इसलिए उसने मुझे बलवाई लिखा था, हमारे घर के एक बर्तन पर ISI लिखा था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सहयोगी इम्तियाज खान के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज़।